वोल्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 10th एमसीक्यू के अंदर वो कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एयर, स्टील, कॉपर निकल ऑयल एलॉय या सॉफ्ट आयरन। जल्दी जल्दी बताएंगे। मुझे रीज़न बता सकती हैं या तुक्का ही मारा है? ट्रांसफार्मर और इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कोई रिलेशन है। और किसी को आता है या फिर मैं बता दूं? कोई भी ट्राई करना चाहे? कोई तुक्का ही मार ले। अच्छा चलो देखो, सॉफ्ट आयरन की एक खूबी ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तभी वो मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ से बंद करेंगे वहां से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लॉस हो जाएगी। जब इस तरह की चीज़, इस तरह की हमारे पास प्रॉपर्टी आती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए। जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया जाएगा तो वो मैग्नेट के तौर पर नहीं बिहेव करेगा। बाकी जो तीन मटेरियल्स हैं उसके अंदर से हम लोग थोड़ी देर के लिए करंट पास करेंगे, आयंस बन जाएंगे। फिर जब हम लोग करंट को यहाँ से सप्लाई निकाल देंगे बैटरी की तो उन आयंस की वजह से थोड़ी देर तक करंट फ्लो करेगा। बेशक आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कहते हैं डैम्प हो जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट तो करेगा थोड़ा सा। तो इस वजह से सॉफ्ट आयरन बेस्ट है। आप इसका गूगल के अंदर आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मिनिमम व्हेन इट मूव्स। मिनिमम कब होगी जल्दी से बताएंगे। पैरेलल टू द फील्ड, हाँ हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज के अंदर भी ये था। 12th के अंदर चले जाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ला एंड स्मॉलर यूनिट गॉस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय। फिर से क्रैम बेस्ड है, जल्दी जल्दी बताएंगे। बीटा 10⁻⁻⁴ गॉस। डेल्टा गुड। 1 Gauss is equal to 10⁻⁻⁴ टेस्ला पर 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ Gauss। याद रखने वाली बात है। लारेब, अच्छा डेल्टा गुड। लारेब गुड। चलो, if the plane of the rectangular coil is parallel to the magnetic field, i radial magnetic field, the torque of the coil is। टॉर्क ऑफ द कॉइल क्या होगी जब हम लोग जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको, ये रेक्टेंगुलर कॉइल आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब बताएं इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस्ड कितनी होगी। अगर फेडरल का स्टूडेंट है तो ये तो एग्जांपल डायरेक्ट बुक के अंदर लिखी हुई है, केपीके की बुक के अंदर और फेडरल की बुक के अंदर। जी डेल्टा ही है इसका। कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा टॉर्क के फॉर्मूला के अंदर आता ही नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज। पहले मुझे बताओ फ्लक्स डेंसिटी होती क्या है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, चलो सही हो गया। अब यूनिट मुझे बताओ। जिसने न्यूटन मीटर पर एम्पेयर का है उसने गलत कहा है। देखें बी डॉट ए अल्फा गुड। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अल्फा आंसर करेक्ट था। देखें बी डॉट ए, ये हमारे पास फ्लक्स आ गया, इसको एरिया से डिवाइड कर दें, ये डेंसिटी आ गई, ये मैंने कटिंग कर दी, ये कटिंग ये देखना। तो मेरे पास बी आ गया। बी का यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी का होगा। बी की यूनिट हमारे पास क्या होती है तो वो के अंदर साफ साफ लिखी हुई है। बी हमारे पास होता है एफ बाय आई एल। एफ इज इक्वल टू आई एल बी से लिया, इज इक्वल टू बी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन बन गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ चले। जैसे चार्ली कहा था उसको भी क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डेंसिटी आर रिलेटेड बाय। पीछे अभी अभी हम लोग ये एमसीक्यू करके आए हैं, जल्दी से बता दें। डेल्टा, डेल्टा की एक आवाज आई है तो डेल्टा की जिसने आवाज लगाई है वो गलत लगाई है। बीटा आएगा।
मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। फ्लक्स डेंसिटी अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी, उसका यूनिट था बी, और इसको जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द स्टैंडर्ड वेक्टर सिंबल फॉर फ्लक्स डेंसिटी इज। तीसरा एमसीक्यू है, सेम फॉर्मूला है, बी। डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन चीज़ों पे। अभी भी अगर ये किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछ ले। 3 एमसीक्यू सॉल्व हो गया है एक क्वेश्चन से। नेक्स्ट हमारे पास है, द चार्ज पार्टिकल एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द ऑर्बिट विल बी। सर्कल, स्पाइरल, इलिप्स, हेलिक्स। जल्दी जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना पड़ेगा आप लोगों को। सर्कल। हेलिक्स क्यों नहीं? ठीक है, देखो अब सुनना। सर्कल के अंदर मूव करके वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर भी एफ सी एक्ट करी होगी, एफ सी इज इक्वल टू क्यू वी बी के फॉर्मूला के तहत। जब वो फिर भी ऐड करी होगी, फिर से गोल दायरा लगाएगा, फिर से गोल दायरा लगाएगा, फिर से चक्कर काटता जाएगा, तो हेलिक्स ऑप्शन बन जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स इसके मिस्टेक करते हैं और सर्कल कर ऑप्शन को टिक कर देते हैं, क्योंकि बुक के अंदर सर्कल की एग्जांपल दी हुई है। वो सिर्फ एक रोटेशन है, उसके बाद एफ सी हमारे पास खत्म नहीं हो जाएगी, वो एग्जिस्ट करेगी, वो दोबारा रोटेट करेगा, रेवोल्यूशन परफॉर्म करता रहेगा, तो हेलिक्स आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये? एफ सी फिर भी एग्जिस्ट करेगी, पता नहीं किसने कहा था। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल आया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके बाद वो राउंड अबाउट घूमता जा रहा था। आपने वो एग्जांपल पढ़ी है बुक के अंदर? एफ सी इज इक्वल टू क्यू वी बी आगे सॉल्व होता है, जिससे हम लोग पढ़ा है ये। पढ़ा है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर पॉइंट था तब इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर थी, जब यहाँ पर था तो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर थी। जब वन रेवोल्यूशन ये कर लेगा तो अपनी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाएगा, पर फिर भी एफ सी हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। जब एफ सी एग्जिस्ट करेगी तो ये दोबारा राउंड चक्कर दोबारा लगाने चला जाएगा, वो वहीं पर स्टैटिक थोड़ी ना हो जाएगा। सर्कल एक उसने पूरा कर लिया तो उसके बाद एफ सी इसकी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। जी जी जी। हाँ, नहीं हेलिक्स बनेगा। माइक ही बंद कर दो। हाँ हाँ, याद रख लें, ले वन रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगा, अक्सर ये कंडीशन दे देते हैं, तब सर्कल आ जाएगा। इलिप्स जो है अंडे की शेप होती है, इलिप्स कभी भी ना टिक करना, स्पाइरल भी कभी ना टिक करना, वो अंडे की शेप के अंदर जा रहा होता है, तो हेलिक्स। और अगर कंडीशन प्रोवाइड कर दे तो सर्कल, बाकी अगर अनकंडीशनल है तो फिर हेलिक्स ही आप टिक करेंगे। इस तरह याद कर सकते हैं आप। कंडीशन के अंदर वो ये कहता है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल परफॉर्म्स वन रेवोल्यूशन, और फिर आगे वही करेगा, इफ अ चार्ज पार्टिकल completes one revolution when it enters the uniform magnetic field in such a way that its initial velocity is not perpendicular to the field the orbit will be। बस पीछे से एक लाइन उसने ऐड कर दी कि if the charge particle completes its one revolution only। क्लियर हो गया? हाँ। यस। गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अभी भी किसी को क्लियर ना हुआ तो पूछ ले। चलो सही है। फिर 18 की तरफ चलते हैं। An electron enters a region where the electric field E is perpendicular to the magnetic field B. It will suffer no deflection if चार्ली। गुड। चार्ली सही है आपका ऑप्शन। ये किससे डिराइव हुआ है? ये फॉर्मूला हमारे पास था, अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। E बाई बी इज इक्वल टू वी। हम लोगों ने ये कहा था, जहाँ पर वेलोसिटी सेलेक्टर का हमारे पास एक टॉपिक आता है, मेरे ख्याल से ऐसा ही है, कंफर्म कर दे अगर किसी को पक्का पता है। तो उसके अंदर अगर हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी
ज़्यादा होगी तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और अगर वेलोसिटी कम हम लोग रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब इन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होंगी तो हम वेलोसिटी सिलेक्टर आ जाता है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोगों ने वी बी इज इक्वल टू ई हम लोगों ने डिराइव किया है, जो कि हमारे पास चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम लोग चलते हैं। इसके अंदर हाँ ये आ गया, वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन एसआई यूनिट सेज। इसके अंदर अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन एसआई यूनिट सेज। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट कोई नहीं होता, नो यूनिट होता है, लेकिन अभी हमें से पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस की यूनिट्स होती हैं। इसकी क्या यूनिट्स होती हैं वो डिराइव कर लें। इसके अंदर वैसे यूनिट सेम है, 10 की पावर्स डिफरेंट है, अल्फा के अंदर डिफरेंट है, बीटा के अंदर डिफरेंट है, चार्ली के अंदर डिफरेंट है और डेल्टा के अंदर डिफरेंट है। अगर किसी को वैल्यू यस बीटा ऑप्शन है 10⁻⁻7। ये याद रखने वाली चीज़ है, क्रैम बेस्ड था फॉर्मूला। अगर किसी को याद हो, म्यू नॉट की वैल्यू याद हो, तो वो आराम से बता सकता है कि 10⁻⁻7 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर वो कह रहे थे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज। इसका आंसर कौन देगा? एन इज इक्वल टू एन ओवर एल हो जाएगा, पर आई किधर गया? नहीं देखो, बीटा ऑप्शन अगर मैं सपोज करता हूँ, म्यू नॉट म्यू नॉट एन ओवर एल, यही लिखा हुआ है ना? मेरे ख्याल से तो एल लिखा हुआ है, आई लिखा हो, चलो आई भी लिखा हो। फिर अगर हम लोग चार्ली की तरफ जाएं तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब ये फॉर्मूला हमारे पास बुक के अंदर गिवन है, एन इज इक्वल टू एन ओवर एल होता है, यहाँ पर एल नहीं है। फिर इस फॉर्मूले के अंदर अगर यहाँ पर आई है तो एल नहीं है, और अगर एल है तो आई नहीं है। दोनों में से एक चीज़ तो इसके अंदर मिसिंग है, तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। ये अगर किसी को नहीं समझ आए तो पूछ ले। बुक का फॉर्मूला है हमारे पास ये, जो चार्ली ऑप्शन है, म्यू नॉट एन आई। क्लियर हुआ? किसी को ना क्लियर हुआ हो? सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। An instrument which can measure potential without drawing any current is। ये क्वेश्चन बेसिकली उल्टा करके पूछा गया है। इसका सिंपल सा जो आंसर था वो पोटेंशियल कौन सबसे एक्यूरेट मेजर कर सकता है, ये इस तरह भी पूछ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। नहीं, वोल्ट मीटर नहीं करता। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप करता है। साइड इन्फॉर्मेशन है, साइड बॉक्स है, केपीके के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, दोनों के अंदर मैंने पढ़ा है। आज के हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, वोल्टेज तो यूनिट है, वोल्टेज जिसको वोल्ट भी कहते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, सारे वोल्टेज ही मेजर करेंगे। वोल्ट मीटर से भी वोल्टेज निकाली जा सकती है, गैल्वेनोमीटर से भी, एम मीटर से भी, कैथोड ऑसिलोस्कोप से भी। ये चार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है, तो वो चार्ली ऑप्शन है सबसे ज़्यादा प्रिसाइज। क्लियर हुआ? अच्छा, आज के एमसीक्यू सिर्फ 21 ही थे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा छोटा था और आसान सा भी था। अब एक किसी को कहता है कि इन द गैसियस फेज व्हेन आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस डैश आर आइसोलेटेड एंड आर फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ऑप्शन है हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड कैटाइंस, एटम्स एंड एनाइन, एटम्स एंड आयंस। गैसियस फेज में जब आयनाइजेशन टेक प्लेस होती है तो कौन कौन सी चीज़ें आइसोलेट होकर हमारे पास रिजल्ट करती हैं? इसका आंसर कोई देना चाहे? नहीं? एमसीक्यू क्लियर में पढ़ने में नहीं आ रहा, या एमसीक्यू का आंसर क्लियर नहीं है? अच्छा, अब हम लोगों को क्या ये पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? अगर किसी को पता है तो वो जल्दी से। तो जब विड्रॉ करेंगे एक, ये कलर चेंज कर लेते हैं।
आई एक एटम है मेरे पास, जब मैं इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? तो ये कैटायन नहीं बनेगा? अब एनायन तो बनने से रहा, तो चार्ली ऑप्शन हम लोग पहले ही काट देंगे। एटम्स एंड आयंस, क्या इधर एनायन बन रहा है? तो नहीं बन रहा, तो हम लोग मोर स्पेसिफिक होकर बीटा ऑप्शन को टिक करेंगे, तो डेल्टा ऑप्शन भी हमारा निकल गया। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमारे पास तो कैटाइंस बन रहे हैं या आयंस बन रहे हैं, तो क्या अल्फा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग नहीं हो जाएगा? एटम्स तो होंगे हमारे पास, ये तो हमें पक्की बात है कि सारी गैस आयनाइज नहीं हो जाती, कुछ होती है कुछ नहीं होती। तो कैटाइंस एंड एटम्स ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। किसी ने पूछा था मुझसे पर्सनल में कि जूम के अंदर डिस्कस कर दें।